मूवी की शुरुआत साल 2063 में होती है और इस समय धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए इंसानों की प्रजाति अब धरती से खत्म होने वाली है। इंसानों की प्रजाति को बचाने के लिए धरती से कहीं दूर एक नए ग्रह की तलाश कर लेते हैं जो कि बिल्कुल ही धरती जैसा होता है और यहाँ पर इंसान सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को उस नए ग्रह पे जाने के लिए लगभग 86 वर्ष का समय लगने वाला है और इसीलिए साइंटिस्ट इंसानों का डीएनए का प्रयोग कर लैब में 29 इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग बच्चों को बनाते हैं। साइंटिस्ट इन बच्चों के स्पेसशिप में डालकर नए ग्रह पर इन बच्चों को भेजने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस नए ग्रह पे जाने के लिए लगभग साइंटिस्ट को 86 वर्ष लगने वाला है और उन्हीं के मुताबिक इन बच्चों की जब तीसरी जनरेशन आ जाएगी तब तक ये बच्चे उस नए ग्रह पर पहुंच जाएंगे। यानी कि इन बच्चों को जब स्पेसशिप में डालकर भेजा जाएगा तो यह अपने जनन प्रक्रिया को जारी रखेंगे जिससे कि इनके बेटे बेटी होंगे और इनके जब बेटी बेटियां जनन प्रक्रिया को जारी रखेंगे तब इनके नाती पोते होंगे और इस तरह इन लोगों का तीसरा जनरेशन आ जाएगा। और जब तक इन लोगों का तीसरा जनरेशन आएगा तब तक ये लोग उस नए ग्रह पर पहुंच जाएंगे और इस तरह इंसानों की प्रजाति इस ब्रह्मांड में बनी रहेगी। अब साइंटिस्ट उन 29 बच्चों को आर्टिफिशियल फैसिलिटी में रखते हैं। इन बच्चों को बचपन से ही ट्रेन किया जाता है और इन्हें ओरिजिनल माता पिता से भी नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि इन बच्चों को एक मिशन के तहत बनाया गया है। रिचर्ड इन बच्चों का हेड है और खुद ही इन बच्चों का देखभाल भी करता है और रिचर्ड के अनुसार इन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। रिचर्ड इन बच्चों को माइंडली और फिजिकली दोनों तरह से ट्रेंड करता है क्योंकि रिचर्ड का कोई फैमिली नहीं होता है और इस कारण बच्चों के साथ इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब धीरे धीरे वह समय आ जाता है इन बच्चों को एक स्पेसशिप में डालकर एक दूसरे ग्रह पे भेजना होता है। अब रिचर्ड भी इन बच्चों के साथ जाना चाहता है। उसकी कैप्टन उसे बहुत समझाती है कि इन बच्चों के साथ वो ज्यादा लगाव न रखे क्योंकि उन बच्चों को एक मिशन के तहत बनाया गया है। लेकिन रिचर्ड जब कैप्टन की बात नहीं मानता तो उन बच्चों के साथ रिचर्ड को भी उस स्पेसशिप में डालकर उस ग्रह पे भेज दिया जाता है। अब ये सभी अपना यात्रा शुरू करते हैं और इस तरह इन लोगों का 10 साल बीत जाता है और सभी बच्चे अब टीनेजर बन चुके होते हैं। ये बच्चे अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। कोई डॉक्टर होता है तो कोई फिजिक्स में एक्सपर्ट होता है तो कोई बोटनी में एक्सपर्ट होता है और उन्हीं के मुताबिक उन बच्चों को रोज नए नए काम दिए जाते हैं जो कि उन बच्चों को बिना किसी के हेल्प के करना होता है और रिचर्ड इन सभी को मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन देखने वाला बात यह होता है कि बच्चे इतने टीनेजर हो गए होते हैं लेकिन ना ही इनमें किसी के लिए नफरत दोस्ती प्यार कुछ भी नहीं होता है। ये बच्चे रोज रोबोट की तरह उठते हैं अपना काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन एक दिन एक बच्चा जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है और वह बॉटनी में एक्सपर्ट होता है और वह अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर पे कुछ अलर्ट आते हैं। क्रिस्टोफर इस बात को रिचर्ड को बताता है लेकिन रिचर्ड इस बात को जानबूझकर टालने की कोशिश करता है जिससे कि क्रिस्टोफर को रिचर्ड पे शक होने लगता है। क्रिस्टोफर इस अलर्ट को अपने कंप्यूटर में डालता है लेकिन यहाँ भी इस डिटेल को हाइड करी होती है। अब क्रिस्टोफर अपने दोस्त जैक से मिलकर हाई सिक्योरिटी वाले कंप्यूटर में उस अलर्ट को डालता है और वहाँ पे इन दोनों को यह पता लगता है कि यह एक केमिकल है जो कि रोज सुबह इन सभी को पानी में मिलाकर दिया जाता है और इसी केमिकल के कारण ही इतने बड़े होने के बाद इनके बीच कोई इमोशन कोई दोस्ती कोई प्यार नहीं होता है। ये सभी एक दूसरे से किसी से बात नहीं करते हैं, केवल अपना काम करते हैं और बस सो जाते हैं। और इस बात को जानने के बाद ये दोनों अपने इस ड्रीम को छोड़ देते हैं और इसके बाद ये दोनों काफी एक्टिव होने लगते हैं। वहाँ की फीमेल देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दिन क्रिस्टोफर रिचर्ड से एक सीक्रेट चैम्बर के बारे में पूछता है जो कि हाल ही में उसने खोजा होता है। लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि उस चैम्बर के बारे में वो भी कुछ नहीं जानता है और वह चैम्बर क्यों खाली है उसे भी कुछ भी नहीं पता है। अब रिचर्ड एक मैसेज को अर्थ पर भेजता है और वह लिखता है कि उन बच्चों का उनका असलियत बता देना चाहिए क्योंकि ये बच्चे बहुत ही स्मार्ट और चालाक हो गए हैं और ये सामने वाले व्यक्ति का झूठ पकड़ सकते हैं। और इनको ये भी बता देना चाहिए कि इनकी पूरी जनरेशन एक ही शिप में गुजरेगी। इनकी थर्ड जनरेशन जब आएगी तब ये जाकर उस ग्रह पर पहुंचेंगे। लेकिन इस मैसेज को अर्थ पर पहुंचने में लगभग 2 बरस का समय लगने वाला है। इसी बीच जैक और क्रिस्टोफर को एक सारा नाम की लड़की पसंद आती है जो कि एक डॉक्टर होती है। जैक उस लड़की से अपने दिल की बात बताता है लेकिन वह लड़की उसे इनकार करके वहां से चली जाती है जिस पे जैक उसकी हाथों को पकड़ लेता है और यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। वह उससे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, इस स्पेसशिप में किसी को टच करना अलाउ नहीं है। जिस पर जैक अब काफी गुस्सा हो जाता है और वह काफी तेज चिल्लाता है और उसी समय हम देखते हैं कि शिप में काफी वाइब्रेशन होने लगता है और सभी लोग डर जाते हैं। अब क्रिस्टोफर और जैक इस शिप को देखने के लिए मॉनिटर के पास जाते हैं जहां पर एड कैमरों को देखता है और ये बताता है कि शिप पूरी तरह से ठीक है और वह पूरी तरह से सही काम कर रहा है। जहां पर क्रिस्टोफर इन सभी को बताता है कि रिचर्ड ने उसे बताया है कि शिप पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है, यह तो बस एक कूलिंग मशीन का आवाज है। जैक उन सभी से कहता है कि रिचर्ड की बातों पे हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि रिचर्ड एक झूठा है। वह कहता है कि क्या इस शिप में एलियन रह सकते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ इस शिप में एलियन रह सकते हैं क्योंकि जब इस शिप में हम रह सकते हैं तो एलियन भी रह सकते हैं। अब एक दिन जैक यह नोटिस करता है कि रिचर्ड जब स्टेला से बातें कर रहा होता है तो उसे समझाते हुए उसके पीठ पर हाथ रख देता है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि रिचर्ड जब इन सभी को छू सकता है तो हम क्यों नहीं। अगले दिन इस शिप का कम्युनिकेशन कवर से टूट जाता है। उस कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए कुछ लोगों को बाहर जाना
होगा। रिचर्ड जैक को अपने साथ ले जाना चाहता है और जैक जब अपने सूट पहनने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे स्टेला मिल जाती है। जैक स्टेला को काफी गलत तरीके से छूता है, लेकिन स्टेला जब उसकी विरोध करती है तो उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इसी बीच रिचर्ड उसके पास आ जाता है और उससे धक्का दे देता है। अब जैक काफी गुस्सा हो जाता है। अब रिचर्ड को अपने साथ क्रिस्टोफर को ले जाना पड़ता है और ये दोनों उस शिप के बाहर जाते हैं और इस सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम जैक को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में एक लड़के के साथ होता है और इन दोनों को कैमरे में देख रहा होता है। ये दोनों अपना सिस्टम ठीक कर रहे होते हैं। तभी रिचर्ड के पास एक काला साया आता है और वह वहीं पे घायल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से क्रिस्टोफर रिचर्ड को अंदर लेके जाता है और वहाँ पर सभी देखते हैं कि रिचर्ड का शरीर थोड़ा थोड़ा जला होता है और यहीं पे रिचर्ड मारा जाता है। और जैक इन सभी को बताता है कि रिचर्ड वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, बस समय से थोड़ा पहले मारा गया और इसके मरने से हमें दुख नहीं होनी चाहिए, बस हमें अपनी काम करना चाहिए। लेकिन हमें एक नए लीडर की जरूरत है। वो सभी लोग वोटिंग करते हैं जहाँ पर क्रिस्टोफर इन सभी का लीडर चुना जाता है, जिससे कि जैक काफी गुस्सा हो जाता है और वह सभी लोगों को उस केमिकल के बारे में बता देता है जो कि वे सभी ले रहे होते हैं। और आज से सभी लोग उस केमिकल को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आज भी केमिकल को ले रहे होते हैं और अपने कामों को कर रहे होते हैं। इन दोनों में दो ग्रुप बढ़ जाता है। जो भी इस केमिकल को लेना छोड़ दिया होता है वह बस जंगली हो गया होता है। वह दिन का शुरुआत इंटीमेट के साथ करता है और वह दिन भर खाना खाने के बाद लड़ाई करता रहता है। और फिर एक दिन जैक स्टेला के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और स्टेला को बचा लेता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर और जैक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक सभी लोगों को भड़काने के लिए कहता है कि रिचर्ड को एक एलियन ने मारा था और वह एलियन अभी भी इस शिप में है और शायद वह किसी को भी मार सकता है। और क्रिस्टोफर उस एलियन का पता लगाने के लिए सेंट्रल रूम में जाता है जहां पर वह पुरानी सारी रिकॉर्डिंग को देखता है। लेकिन उसे देखने के बाद यह पता चलता है कि जब वो रिचर्ड के साथ शिप को ठीक करने के लिए शिप से बाहर गया था तो अंदर जैक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 100 के बटन को बढ़ा दिया था, जिससे कि रिचर्ड मारा गया। और क्रिस्टोफर इन सभी को इन सच्चाई के बारे में बताता है। लेकिन जैक यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैंने रिचर्ड को मारा, लेकिन उस पर एलियन हावी हो गया था और ये एलियन किसी पर भी हावी हो सकता है। और इसी बीच एक लड़का वहाँ से भागने लगता है और जैक उन सभी से कहता है कि देखो, इस पर एलियन हावी हो गया है। और वह सभी मिलकर उस लड़के को दौड़ाकर मार देते हैं। और क्रिस्टोफर और उनके पार्टनर यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कितने जंगली तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये लोग साफ पागल हो गए हैं। तभी स्टेला को याद आता है कि नीचे एक अपार्टमेंट में कुछ हथियार रखा हुआ है और वह क्रिस्टोफर को लेकर हथियार लाने जाती है। लेकिन पासवर्ड रंग होने के कारण वह हथियार का दरवाजा नहीं खुलता है और इस बात का जानकारी जैक को लग जाता है। और इन लोगों को जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ उस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को तोड़ देता है और उन सभी हथियारों को अपने दोस्तों को दे देता है। और यह कहता है क्रिस्टोफर हम सभी को मारने वाला था और इसलिए हथियार लाने आया था और ये लोग चाहते हैं कि क्रिस्टोफर और सभी उनकी टीम को मार डालना है। और ये सभी लोग स्टेला और क्रिस्टोफर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक इन सभी को मारने ही वाला था तभी ये लोग भागते हुए एयर वाला रूम में घुस जाते हैं और वे लोग अंदर जाकर सूट पहनने लगते हैं। लेकिन जैक यहाँ पर भी आ जाता है और एयर लॉक वाले दरवाजा पे गोली मारता है, जिससे कि एयर वाला दरवाजा टूट जाता है और वहाँ से सारी चीजें बाहर खींचने लगती है। और यहाँ पर जैक और क्रिस्टोफर के बीच हाथापाई होती है और जैक क्रिस्टोफर को बाहर फेंक देता है। और इसी बीच स्टेला वहाँ पर आ जाती है और वह जैक को धक्का देकर उसे भी बाहर फेंक देती है। जैक बाहर जाते ही मारा जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर सूट पहना होता है और उसमें सेंसर लगा हुआ होता है, जिसके कारण क्रिस्टोफर अंदर आ जाता है और शिप में फिर से वोटिंग होती है। और इस बार स्टेला इनकी लीडर चुनी जाती है और ये सभी लोग उस केमिकल का लेना छोड़ देते हैं जो कि ड्रिंक के जरिए ले रहे होते हैं, जिससे कि वे सभी लोग एक्टिव रहने लगते हैं और वे सभी अपने सेकंड जनरेशन को जन्म देते हैं। इनका सेकंड जनरेशन आता है और इसी तरह हम लास्ट में देखते हैं वे सभी लोग बूढ़े हो चुके होते हैं और इन लोगों का 86 वर्ष बीत चुका है और वे धरती को छोड़ उस नए ग्रह पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।